बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा नागौर के ई अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12th प्रबंध के सिद्धांत में हम पढ़ रहे थे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। F.W. टेलर के द्वारा ये तकनीक दी गई। इसमें हमने कुछ एक बिंदुओं का वर्णन पढ़ लिया है, जिसमें कार्य पद्धति अध्ययन, सरलीकरण, परिमापीकरण, गति अध्ययन। आज हम पढ़ते हैं थकान अध्ययन। थकान अध्ययन। श्रमिक कार्य करते करते थक जाता है। थकना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो नष्ट होती है। कार्य करने से ऊर्जा नष्ट होती है, थकना स्वाभाविक है। तो F.W. टेलर ने थकान अध्ययन के बारे में कहा कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए आराम के जो अवधि है, आराम की जो अवधि है, आराम के अंतराल की जो अवधि है वो रखना आवश्यक है। थकान के कई कारण हो सकते हैं। लंबे कार्य के घंटे यानी ज़्यादा समय तक काम करना और अनुपयुक्त काम करना। अनुपयुक्त कार्य बड़ा ही कठिन कार्य होता है। कठिन कार्य को करना, कर्मचारी और अधिकारियों के मध्य मधुर संबंध नहीं होना। मधुर संबंध नहीं होते हैं तो श्रमिक को थकावट ज़्यादा आती है। यदि दोनों के बीच में संबंध अच्छे हैं तो श्रमिक को थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि उसकी मानसिकता, मेंटलिटी इस तरह की हो जाती है कि वो ये सोचता है कि अधिकारी से मेरा संबंध अच्छा है, मैं आराम से अच्छा काम करूँगा। तो उसकी मानसिकता जो है ना वो अच्छे कार्य में लग जाती है, तो उसको थकावट कम महसूस होती है। कार्य की खराब परिस्थितियाँ, कई बार हम जब काम करते हैं वहाँ की जो परिस्थितियाँ या स्थितियाँ होती है वो संतोषजनक नहीं होती। कार्य करने के तरीके, स्थितियाँ, कैसे बैठे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, मशीन अच्छी चल रही है, ये कार्य की जो परिस्थितियाँ हैं, काम का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं होता है तो थकावट महसूस होती है। अच्छे कार्यों के लिए निष्पादन में जो कठिनाइयाँ आती है उनको दूर करना। जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें जो कठिनाइयाँ आती है अच्छे कार्य के लिए, उन कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करना चाहिए। यदि कोई कार्य शारीरिक श्रम का है, मेहनत का यदि कोई कार्य है, तो श्रमिक को थोड़ी थोड़ी देर बाद विश्राम देना होगा। ये टेलर का मत था। तो ये टेलर की जो राय थी। तो हम थकान अध्ययन में पढ़ते हैं। थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने के लिए थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करना है, आराम का जो अंतराल है, आराम के अंतराल की अवधि, आराम के अंतराल की अवधि हमें आराम कितने समय का देना है। आधा घंटे का आराम देना है या 1 घंटे का आराम देना है। आराम के जो अंतराल का जो समय है, अवधि यानी समय है, और बारंबारता का निर्धारण करता है। बारंबारता का निर्धारण करता है। श्रमिक को बार बार विश्राम देना। यदि मेहनत के कार्य है तो श्रमिक को हर 2 घंटे बाद में विश्राम देना। और भी अधिक मेहनत का कार्य है तो 1 घंटे के बाद में 10 मिनट का विश्राम देना। ये शारीरिक श्रम जो होता है उसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद में समय के लिए उसको विश्राम देना पड़ता है। थकान के कई कारण हो सकते हैं।
थकान के कई कारण हो सकते हैं। थकान के कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्या क्या थकान के क्या क्या कारण हो सकते हैं मैं बता चुका हूँ। लंबे कार्य के घंटे, कार्य करने का लंबा समय, कार्य करने के लंबे घंटे या कार्य करने का अधिक समय, कार्य करने के लंबे घंटे, ज़्यादा घंटे, कार्य करने के ज़्यादा घंटे, ज़्यादा समय तक काम करना, अनुपयुक्त कार्य करना, अनुपयुक्त कार्य करना, अनुपयुक्त कार्य यानी ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ये काम हमारे लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी यदि करते हैं तो उसमें शारीरिक श्रम लगता है। यदि ये नहीं करें कार्य तो भी हो सकता है वो अनुपयुक्त कार्य होता है। अनुपयुक्त का मतलब उपयुक्त नहीं, ये कार्य उपयुक्त नहीं है, नहीं करें तो भी ठीक है। यदि कर लिया तो इसमें शारीरिक श्रम लगेगा, थकान हो जाएगी। थकान कम करने के लिए अनुपयुक्त कार्य नहीं करना चाहिए। संबंधों में मधुरता की कमी, कर्मचारी और अधिकारी के मध्य जो संबंध होते हैं वो मधुर नहीं होते। जब मधुर नहीं होंगे ना तो श्रमिक के मन स्थिति, मानसिक स्थिति है वो थकावट की तरफ ज़्यादा होगी, उसको थकावट ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि हर समय उसको वही बातें याद आती रहेगी। कार्य की खराब परिस्थितियाँ, कार्य की खराब परिस्थितियाँ, कार्य की खराब परिस्थितियाँ यानी कार्य का वातावरण, जहाँ कर्मचारी काम करता है उसके आसपास का वातावरण, ये वातावरण मशीनों से संबंधित भी हो सकता है, दूसरे श्रमिकों से संबंधित भी हो सकता है। ये कार्य की खराब परिस्थितियाँ आती है। ये कुछ कारण हैं जिसके कारण थकान महसूस होती है। अच्छे कार्य निष्पादन के लिए, निष्पादन यानी करना, कार्य करना, आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। अच्छे कार्य निष्पादन के लिए आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। जो भी कठिनाइयाँ आती है उन कठिनाइयों को दूर करें तो कार्य का निष्पादन अच्छी तरह से होता है। यदि कार्य शारीरिक श्रम का है, यदि कार्य शारीरिक श्रम का है तो श्रमिकों को कई बार थोड़ी थोड़ी अवधि का विश्राम देना होगा। शारीरिक श्रम का है तो श्रमिकों को कई बार थोड़ी थोड़ी अवधि का विश्राम देना होगा। थोड़ी थोड़ी अवधि का विश्राम देने से श्रमिक वापस तरोताज़ा हो जाते हैं और वापस
काम में स्फूर्ति आ जाती है, शारीरिक शक्ति आ जाती है। यदि किसी कारखानों में 24 घंटे में 3 बारियां चलती है 8-8 घंटे की, प्रत्येक 8 घंटे बाद में दूसरी बारी शुरू होती है, तो श्रमिक भी दूसरे आते हैं और प्रति सप्ताह में कम से कम एक बार उसको पूर्ण विश्राम देना आवश्यक है। यदि कारखाना 3 बारियों में चलता है, 8-8 घंटे की 3 बारियां होती है, तो उस 8 घंटे में प्रत्येक श्रमिक को 1 घंटे का विश्राम देना अनिवार्य है। तो उसके कार्य के घंटे कुल हो गए 7। प्रतिदिन एक दिन में 24 घंटे में वो 7 घंटे काम करता है, क्योंकि उसकी पारी बदल जाती है। हर 7 दिन के बाद में उसकी पारी भी बदल जाती है। जैसे साप्ताहिक विश्राम आ गया, साप्ताहिक अवकाश हो गया, इससे पहले मान लीजिए वो प्रथम पारी में काम करता, तो साप्ताहिक विश्राम के बाद उसको दूसरी पारी में लगा सकते हैं। इस तरह प्रत्येक साप्ताहिक विश्राम या साप्ताहिक अवकाश के बाद में उसकी पारी भी परिवर्तन हो जाती है, पारी में भी उनको परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये हमने पढ़ा थकान अध्ययन। विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली, ये श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है, श्रमिकों को जो मतलब मजदूरी जो मिलती है, लाभ जो मिलता है या वेतन हम कह सकते हैं, उसका जो पारिश्रमिक है, उसके बारे में टेलर ने कहा कि श्रमिक जो होते हैं वो कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के होते हैं। कुशल श्रमिक जो अपना काम समय पर पूर्ण कर लेते हैं। अकुशल श्रमिक वो होते हैं जो समय तक पूर्ण रूप से काम नहीं करके थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा काम उनका रह जाता है। कुशल श्रमिक जो है वो मतलब निपुण होते हैं। कुशल श्रमिक निपुण होते हैं, हर कार्य को वो अच्छी तरह से करना जानते हैं। अकुशल श्रमिक जिसको अप्रशिक्षित कहते हैं। कुशल श्रमिक प्रशिक्षित होते हैं, सीखे हुए होते हैं, कार्य करना जानते हैं। अकुशल श्रमिक अप्रशिक्षित होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कम थोड़े जानकार होते हैं, इसलिए अकुशल है। टेलर ने कुशल और अकुशल मजदूरों की या श्रमिकों की पारिश्रमिक अलग अलग करने का पक्षधर था। टेलर कहता अकुशल को कम पारिश्रमिक मिलें और कुशल श्रमिक को ज़्यादा पारिश्रमिक मिलें। तो यहाँ पर मैं विभेद का मतलब अलग अलग, विभेद करना, अलग अलग करना। पारिश्रमिक यानी पारिश्रमिक मजदूरी, कुशल और अकुशल का अंतर्भेद करना। कुशल और अकुशल, कुशल और अकुशल श्रमिकों का पारिश्रमिक अलग अलग होना चाहिए। पारिश्रमिक अलग अलग होना चाहिए। पारिश्रमिक का मतलब मजदूरी। मानक अवधि वह समय है जो तय किया जाता है कि इतने समय में इतनी वस्तुएं या इतनी इकाइयां बननी चाहिए, ये मानक समय होता है। मानक अवधि और मानदंड का निर्धारण कार्य पद्धति अध्ययन के बाद करना चाहिए। मानक अवधि और मानदंड या मापदंड
कार्य पद्धति अध्ययन के बाद करना चाहिए। मानक अवधि का मतलब समय। मानक समय वह समय है जो आपको दिया जाता है कि आपको 1 घंटे में 5 वस्तुएं तैयार करनी है, ये मानक अवधि है। और मापदंड है कि उस वस्तु को किस तरह तैयार करना है। ये मानक समय तो तैयार करने की अवधि है, तैयार करने का समय है। मापदंड यानी उस वस्तु की निपुणता, वस्तु की गुणवत्ता, वो मापदंड में आता है। तो दोनों मानक अवधि और मापदंड तैयार कब करने हैं? कार्य पद्धति अध्ययन के बाद में तैयार करने हैं। कार्य पद्धति के बाद करना चाहिए। तो कुशल कर्मचारियों को पारितोषिक मिलना चाहिए। कुशल कर्मचारियों को पारितोषिक मिलना चाहिए। पारितोषिक मतलब इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव हम इनाम कह सकते हैं कि पारितोषिक तभी मिलता है जब तय इकाइयों से ज़्यादा इकाइयाँ तय कर ली जाती। मान लीजिए कर्मचारी को कह दिया कि आपको 10 वस्तुएं बनानी है और वो कर्मचारी 11 वस्तु बना लेता है, तो एक वस्तु का जो पारिश्रमिक है, एक वस्तु की जो मजदूरी है, वो अलग से उसको और मिलेगी। 10 वस्तुओं तक तो मजदूरी वही रहेगी, एक वस्तु की अलग से मजदूरी मिल जाएगी। वो पारिश्रमिक या इंसेंटिव कहलाता है। तो कुशल कर्मचारियों को पारितोषिक मिलना चाहिए। यदि कर्मचारी परमापित कार्यों को पूरा करने के लिए और परमापित कार्यों से कम करने पर भिन्न भिन्न मजदूरी मिलनी चाहिए। परमापित कार्यों को पूरा करने पर परमापित कार्यों को पूरा करने पर और मान लीजिए परमापित कार्य है, उसको जितना कार्य सौंपा वो पूरा कर लिया, और यदि परमापित कार्य से कम कार्य करता है तो उन दोनों की मजदूरी अलग अलग होनी चाहिए। परमापित कार्य से कम करने पर उनकी मजदूरी अलग होगी और परमापित कार्य को पूरा करने पर उनकी मजदूरी ज़्यादा होगी। तो परमापित कार्य को पूरा करने पर और परमापित कार्यों से कम करने पर अलग अलग मजदूरी दी जानी चाहिए। दोनों की मजदूरी समान नहीं होनी चाहिए। जिसने परमापित कार्य को पूरा कर लिया या उससे ज़्यादा कर लिया, ज़्यादा करने पर तो उसको पारितोषिक मिलेगा, पूरा करने पर मजदूरी मिलेगी, और जो परमापित कार्य से कम करता है उनकी मजदूरी कम होगी, अलग अलग होगी। यहाँ एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। मान लीजिए 2 कर्मचारी है और 1 घंटे में उसकी विश्राम का समय हो गया। कुल 8 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा विश्राम है, 7 घंटे उन्होंने काम किया। 7 घंटे कार्य का समय, 7 घंटे उसके कार्य का समय है। और जो कारखानों के जो प्रबंधक है उन्होंने तय कर लिया कि 1 घंटे में
3 इकाइयाँ बनानी है, 3 इकाइयाँ बनानी है। ये 1 घंटे में ये 3 इकाइयाँ है ना, ये तो है मापदंड, और 1 घंटा जो है वो मानक अवधि है। मानक अवधि 1 घंटा, वो मापदंड कर दिया 3 इकाइयाँ बनानी, 1 घंटे में 3 बनानी है। और कुल 7 घंटे काम करते हैं, 7 घंटे में 21 इकाइयाँ, 7 घंटे में 21 इकाइयाँ बनानी है। एक दिन की 21 इकाइयाँ हो गई, ठीक। अब यदि एक मजदूर है, एक मजदूर 1 घंटे में 2 इकाइयाँ पूरी करता है, और एक मजदूर 1 घंटे में 4 इकाइयाँ पूरी कर लेता है, तो जिसने इकाइयाँ अधिक तैयार कर ली उनको मजदूरी थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने इकाइयाँ कम तैयार की है उनको मजदूरी कम मिलनी चाहिए। तो ये अंतर्भेद हो गया मजदूरी का, कुशल और अकुशल का अंतर्भेद हो गया। कुशल श्रमिक तो क्या करेगा, मापदंड को पूरा कर लेगा, 3 इकाइयाँ बना लेगा, ज़्यादा भी बना सकता है। और अकुशल क्या करेगा कि अकुशल से इकाइयाँ 2 ही बन सकती है, क्योंकि वो अकुशल है, कम जानकार है। तो इस तरह विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली के पक्षधर F.W. टेलर थे। तो इसका सार जो हो गया, एक है टेलर ने मानसिक क्रांति के बारे में बताया। मानसिक क्रांति, श्रमिकों का जो मस्तिष्क होता है, दिमाग जो होता है ना, अलग अलग श्रमिकों का अलग अलग मस्तिष्क है। यदि कोई श्रमिक कारखानों के विरुद्ध सोचता है तो वो उसका मस्तिष्क है। यदि कोई श्रमिक कारखानों के लिए सोचता है, अपने कार्य के प्रति सोचता है, उसकी मानसिकता अलग है। मानसिक क्रांति मानसिकता से संबंधित है, मस्तिष्क से, मेंटल जिसको हम कहते हैं। मानसिक क्रांति में कर्मचारी और प्रबंधक के आपस में जो व्यवहार होते हैं, स्वभाव जो होते हैं, उनके परिवर्तन को कहते हैं। कर्मचारी का स्वभाव, प्रबंधक का स्वभाव, इनमें जो आपस में जो व्यवहार होते हैं, बातचीत जो होती है, उस व्यवहार के परिवर्तन को कहते हैं मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति कर्मचारी और प्रबंधक के एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होते हैं, बातचीत होती है, व्यवहार में परिवर्तन को मानसिक क्रांति कहते हैं। पाँच वर्ष पहले एक श्रमिक कारखाना में काम करने के लिए आया। काम करते करते उसको 5 वर्ष बीत गए। उस श्रमिक और प्रबंधक के प्रति जो व्यवहार होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं। ये एक मानसिक क्रांति है। कर्मचारी का व्यवहार भी प्रबंधक के लिए अच्छा है, प्रबंधक का व्यवहार भी कर्मचारी के लिए अच्छा है। ये मानसिक क्रांति है। कर्मचारी हमेशा संस्था के बारे में ही सोच रहा है, ये उसकी मानसिकता है, मानसिक क्रांति है। प्रबंधक भी कर्मचारी के बारे में सोचता है,
ये उसकी मानसिकता है। कई कर्मचारी क्या होते हैं कि संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं होते, अपने दायित्व या काम से जी चुराते हैं, वो उनकी मानसिकता है। ये उन कर्मचारियों की इस तरह की मानसिकता है कि वो संस्था के प्रति कम सोचते हैं, चलो काम कर लिया, समय बिता लिया, ये उनकी मानसिकता है। यदि दोनों के मध्य कर्मचारी प्रबंधक आपस में एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, ये मानसिक क्रांति में आता है। इसके कारण प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की भावना स्थापित होती है। यदि मानसिक क्रांति प्रबंधक की या कर्मचारी की अच्छी है तो उनके बीच में प्रतियोगिता नहीं होगी, तो दोनों के बीच में सहयोग की भावना आएगी। कर्मचारी प्रबंधक का और प्रबंधक कर्मचारी का सहयोग करेगा। इसमें मानसिकता सही होती है तो किसी भी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि दोनों के किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होगा, न हड़ताल होगी न तालाबंदी होगी, क्योंकि दोनों की मानसिकता अच्छी तरह से संस्था के प्रति ही है। कर्मचारी भी संस्था के प्रति सोचता है, प्रबंधक भी संस्था के प्रति सोचता है, तो दोनों में आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोनों को ये समझना चाहिए कि कर्मचारी और प्रबंधक आपस में अपनी अपनी कार्य के प्रति जवाबदेह है। कर्मचारी को भी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। कर्मचारी को प्रबंधक की आवश्यकता है, प्रबंधक को कर्मचारी की आवश्यकता है। दोनों अलग अलग काम नहीं हो सकते। दोनों के लक्ष्य ही उनकी उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। दोनों के लक्ष्य उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। दोनों के जो लक्ष्य है, कर्मचारी के लक्ष्य है और प्रबंधक के लक्ष्य, दोनों लक्ष्य मिलकर ही उत्पादन को बढ़ाते हैं। उत्पादन में वृद्धि होती है। वृद्धि होने पर आधिक्य जो होता है भाई, जब उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो आधिक्य जो है वो कर्मचारियों में बांटना चाहिए। आधिक्य लाभ का कुछ हिस्सा कर्मचारियों में बांटना चाहिए। आदि के लाभ का कुछ हिस्सा कर्मचारियों में बांटें तो कर्मचारी भी अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। तो बच्चों, इन सभी जानकारी को आप अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।